नमस्कार एनजीएन के खास शो लोक संवाद में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसी जगह पे हैं और ऐसे लोगों के साथ हैं जिनने जीवन में आनंद को जगह दी है। वह अपने अतीत में कोई बड़ा व्यापारी रहा होगा, कोई अधिकारी रहा होगा। जीवन में जिस सफलता के लिए हम भागना चाहते हैं, जिस सफलता को हम हासिल करना चाहते हैं, वह उन्होंने हासिल करके पीछे छोड़ दी है। फिर भी वो खुश है, फिट है, इंजॉय कर रहे हैं और एक सोशल गैदरिंग जो सामाजिक जुड़ाव है उसका आनंद ले रहे हैं। हम अहमदाबाद के एक गार्डन में है जहाँ सीनियर सिटीजन का एक क्लब है। वह जब मैं यहाँ आया तो एक्सरसाइज कर रहा था, अलग अलग तरीके से हंस रहा था और उसका जो आनंद था, जो उसमें दिव्यता थी, जो उसमें मित्रता थी, वह अलौकिक थी। हमारे साथ सर हैं जिनको कहा गया है कि वो इस सेंटर के गुरु जी हैं। हम उनके साथ बात करेंगे। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अरविंद भाई है। मैं किसी का गुरुजी नहीं हूँ, मैं सबका मित्र हूँ, पहली बात। दूसरी बात तो ये क्लब है वो करीब 30 साल से ज़्यादा वर्ष से चलती है, ऐसी ही चलती है जो आप अभी देख रहे हैं। और हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारा सारे हिंदुस्तान का जो 2 प्रश्न है, मेन तो हार्ट अटैक और जो शुगर जो बढ़ जाती है, जिसको डायबिटीज़ कहते हैं, तो वो दोनों प्रश्न हो जाते हैं। सामाजिक जो प्रश्न होता है वो इधर आ जाए, वो भी सोल्व हो जाता है। एक दूसरे को भी अंदर आपस में मिलजुल कर रहने का जो सीनियर सिटीजन का प्रश्न होता है वो आपस में भी सुलझा जाता है। मैं समझता हूँ कि इससे अच्छे कोई भी चीज़ नहीं होती जो आज सीनियर सिटीजन को चाहिए। और ज़्यादा कुछ पूछने का तो पूछो। कोविड के बाद हेल्थ को लेके एक कॉन्शियस बढ़ी है, खासतौर से इंडिया में। तो आप तो 30 साल से आ रहे हैं, इसमें कभी कोई नहीं आता तो कैसा लगता है? हाँ, नहीं आता है तो हम तो क्या पहले तो उसकी नोट ले लेते हैं, फिर अपने उसका कॉन्टेक्ट अपने व्हाट्सएप पर उसको पूछ लेते हैं। अपनी डायरेक्टरी भी है और डायरेक्टरी में से जानकर कोई भी प्रॉब्लम होता है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है को सीनियर सिटीजन का जो एक दूसरे का जो मिलन का होता है ना, और उसके बाद बाहर जाने का आने का सब अपने थोड़ा ग्रुप में भी अपने एडजस्ट कर लेते हैं। तो एक बड़ी उपलब्धि है, मैं समझता हूँ वहाँ तक। बिल्कुल, यह एक फैमिली बन जाती है, एक नया आपका सर्कल क्रिएट हो जाता है। हम सर से बात करेंगे। आप एक्सरसाइज करा रहे थे, आप ट्रेंड कोच हैं या? ना ऐसा सभी कराता है। वीकली एक आध दफ़े करता है, महीने में एक आध दफ़े कराता है। ऐसे सभी जानकार है, सभी कसरत के। आपका नाम क्या है? जितेंद्र सुथार। सुथार साहब, आप ये रिटायर्ड लाइफ के पहले क्या करते थे? मैं बैंक में सर्विस करता था। मैंने पहले कहा कि यहाँ तमाम उस जगह के लोग हैं जहाँ हम जाना चाहते हैं। ये एक नई तरह का कॉन्सेप्ट ग्रो हो रहा, एक नया कल्चर ग्रो होता है। ये 30 साल में आपने क्या देखा है? हंसना, हंसाना, खेलना, फिट रहना। मैं क्या आफ्टर रिटायरमेंट लाइफ कोई भी आपको ऐसी प्रवृत्ति में शामिल हो जाना चाहिए। मैं इधर सुबह में 6 बजे आ जाता हूँ, 9 बजे जाता हूँ, तो अक्खा दिन मेरा सरस जाता है, अच्छा जाता है। और इधर का जो एनवायरनमेंट है वो भी मन को प्रफुल्लित करता है और नए नए मित्र मिलते हैं और सबके साथ संवाद होता है। ज़िंदगी बस आराम से कट जाती है। जिंदगी आराम से कट जाती है, आपका एक नया सर्कल बनता है। ओ, ये हमारे साथ सर है, ये 90 साल के हुए हैं और आज इनका जन्मदिन है। और इस जन्मदिन को इनके यहाँ के साथी सेलिब्रेट करेंगे अभी कुछ देर में। मुझे पता चला है, अभी अनाउंस हुआ। सर, हैप्पी बर्थडे। अच्छा, हैप्पी बर्थडे। 90 साल के आप हो गए। डॉक्टर की कोई दवा ले नहीं था, हम बस अच्छा कोई तकलीफ नहीं है हमको, आराम से आता जाता है। हर दफ़े गार्डन में आता है 20 साल से। हाँ, कोई भी तकलीफ नहीं है। अच्छा आनंद खुशी से होता है, बस
ओके। आप रिटायरमेंट लाइफ के पहले क्या करते थे? पहले बिजनेस था हमारा, बिजनेस में से इधर से आया, फिर गार्डन में आया। गार्डन में 50 साल से आता है, हाँ पहले से। हाँ, बहुत मज़ा आता है हमको तो। अंकल 50 साल से कह रहे हैं कि वह गार्डन में आते हैं और 90 साल के हो गए हैं, एकदम फिट है। कोविड इनके अगल बगल से आके चला गया होगा। बस सभी जगह आनंद का है, खुशी का। हमें को कोई तकलीफ नहीं है, डॉक्टर को भी कोई तकलीफ नहीं है। आज दिन तक हमको ऐसा कोई तकलीफ नहीं पड़ा है। कभी कभी ऐसा हो जाए तो बाकी तकलीफ नहीं है, ऐसा कोई सांस आराम से गुजारे। और खाने में बस अच्छा तरह से रहना पर बाहर की चीज़ कम खाता है, उसी वजह से क्या हेल्थ सारी रहता है, हमको कोई तकलीफ नहीं पड़ता है ऐसा। हाँ, यहाँ आने से हमसे बहुत आनंद हो जाता है। हमसे इतना सारा हो जाता है कि नहीं पूछो बात। एक दिन नहीं आ गया तो हमको अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए हम हर रोज़ आता है। एक दो दिन भी नहीं पड़ता है, सब जगह आता है, आने जाने खाना मज़ा आता है, बहुत मज़ा है। सबके साथ मिलजुल के करते हैं, सबके साथ आनंद करते हैं, खुश करते हैं, सभी करता है, सबको आनंद करता है। हमारा देखो सब का साथ भी अच्छा करता है, बहुत अच्छा सब कुछ करता है। हो यस हो, थैंक यू। आप सेंचुरी पूरी करें, 1.5 हो सके तो पूरा करें, हमारी शुभकामना है। अंकल 91 के हैं, फिट है, डॉक्टर के यहाँ नहीं जाते, दवाई नहीं खाते, और इनने जो अपनी फिटनेस का राज बताया, खुश रहो, एक्सरसाइज करो, दोस्त बनाओ, गार्डन में आओ। ये एज ग्रुप में सबसे मुझे यंग दिखे हैं आप। धन्यवाद। आप लोग यंग, सबसे यंग, मतलब सबसे यंग मैं नहीं हूँ, मुझसे भी यंग यहाँ कई लोग यहाँ पे हैं। पंकज पंड्या भाई हैं और कई लोग यहाँ मुझसे यंग हैं। आई एम 66 ईयर्स ओल्ड जी। तो आप पहले क्या करते थे सर, रिटायरमेंट लाइफ के पहले? मैं इनकम टैक्स में चीफ कमिश्नर पद से रिटायर हुआ हूँ, गुजरात से, अहमदाबाद से रिटायर हुआ हूँ 2016 में, और यूपी का रहने वाला हूँ। और बताइए क्या पूछना चाहते हैं? साहब इनकम टैक्स के चीफ कमिश्नर थे, आपसे तो लोग बहुत डरते होंगे। नहीं, डरने वाली कोई बात नहीं है। देखने में डरावना लगता हूँ क्या मैं? नहीं, आपको तो मैं प्रोफेसर समझ रहा था कि रिटायर्ड प्रोफेसर होंगे आप। ईश्वर का दया। पहले लोग डरा करते होंगे, समय बदल चुका है। हमारे बड़े भाई नरेश पटेल चार्टर्ड अकाउंटेंट है और सब जानते हैं अब समय बदल चुका है। इस सरकार ने, पहले सरकारों ने काफ़ी परिवर्तन ऐसे किए हैं क्योंकि करदाताओं के लिए बहुत ही अच्छे हैं, उनके लिए सहायक हैं। और अब विभाग से डर की कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से लोग डरते भी नहीं हैं। ये एक भावना मन में लोगों के मस्तिष्क में व्याप्त है, जिसको निकालना बहुत जरूरी है। सर आपकी मेमोरी का एक कोई केस होगा, हमने सुना है इनकम टैक्स जैसे जाता है, लोग सोना खिड़की से फेंकता है, डायमंड फेंकता है, पैसा नाली में बहा देता है, ये सब होता है कि सही? ये सब पुरानी बात हो गई। ये पहले होता था, कभी होता था सब 20-25 साल पहले। अभी सब चीज़ें कंप्यूटराइज हो गई। देखिए आपके सामने कुछ हुआ? मैं जब यंग था, जब मैंने बहुत सारे 50-60 सर्चें मैंने भी करी हैं, खुद की हुई हैं, बहुत एक्सपीरियंस इस तरह है। या बताना उचित होगा नहीं तो कोई बात नहीं है। नहीं, हम नाम नहीं लेंगे, आप नहीं, मैं घटना तो कह सकते हैं। नहीं तो ऐसे बहुत से कई बार ऐसा था कि किसी बिजनेसमैन के नाम गए थे और वहाँ हम लोग स्टेटमेंट उसका ले रहे थे और पूछताछ कर रहे थे। एक आदमी आया तो घर में पोछा लगा रहा था, वो पता चला बाद में वही घर का मालिक था वो। तो वो जो है सारी बातें सुन रहा था कि कहाँ फ़ोन कर रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अल्टीमेटली पकड़ा गया, बताया गया, सारी बातें बताई उसने। ऐसे बताया जा रहे कितने एग्जाम्पल है। एक तो गोरखपुर की बात है, तराजू के अंदर, तराजू होते नहीं तराजू उनकी, उसके तराजू की बार हम जब तलाशी ले रहे थे, मिल गया तो वो बार तराजू, हमकी तराजू दिखाओ भी क्या है, उसके अंदर तखाना बना हुआ था, 2.5 किलो सोना उसके अंदर छिपा हुआ था। वो मेरे दिमाग के साथ नेटवर्क देखना चाहिए तराजू के नीचे। इसलिए बहुत सारी चीज़, बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं। कोई भाग जाते हैं, कोई छुप जाते हैं, कोई नाटक करते हैं बीमारी के। एक बार और एग्जाम्पल बताऊँ, एक यहाँ कहते मुरादाबाद की बात है, वो व्यापारी की जो औरत थी, वाइफ थी, लेट गई बिस्तर पे, बहुत दर्द हो रहा है, बहुत दर्द हो रहा है, डॉक्टर बुलाया जा, बस मैं डॉक्टर भी हूँ। हाँ, तो मैंने कहा शायद नाटक कर रही औरत है, डॉक्टर जो बुला देते हैं, कहीं डॉक्टर को बुलाया नहीं, डॉक्टर को बुलाया कुछ नहीं है। पता चला गद्दे के नीचे जो है नोट बिछे हुए थे। सोच रही हमारे बिस्तर की तलाश के लिए लेंगे, गद्दा उठाएगा तो नोट निकले उसके अंदर से। ऐसे बहुत एग्जाम्पल होते हैं। ये अब चीज़ें बदल चुकी, अब ऐसा नहीं होता है, अब ऐसा नहीं होता है। अब कंप्यूटराइज चीज़ होगी, खाते कंप्यूटराइज हो गए हैं, बहुत सी चीज़ें, सब ट्रांजेक्शन ऐसे हो गए हैं, सब ऑनलाइन होने लग गए हैं। अब लोग कर छुपा नहीं सकते। बहुत ऐसे कम एग्जाम्पल है। GST आ गई, इनकम टैक्स, सब सारे टैक्स होते हैं तरह के। हर जगह आपको चीज़ें जो हैं शो करनी पड़ेगी, इसलिए जो है कर छुपाने के साधन बहुत ही कम रह गए हैं, ऐसा मैं समझता हूँ।
तभी आपको रिकमेंडेशन आती है कि साहब एक नोटिस आई है, कह दीजिए। मित्रगण, हमारे जो मित्रगण हैं, बहुत से दोस्त हैं, यहाँ भी बहुत से लोग हैं, घर के लोग रिश्तेदार को पूछते हैं कि इसमें क्या करना चाहिए। मैं सलाह देता हूँ उनको जो हो सकता है स्वैच्छिक रूप से। ये आपको सबसे अच्छी बात है, ये 20x6 का जो शेड है, इसमें आपको वो तमाम पावर लॉबी मिल जाएगी। ये साहब के साथ वैसे कंसल्टिंग करने जाइए तो मिलने का 1.5 लाख रुपया चार्ज होते हैं। सुप्रीम कोर्ट के वकील के बाद यदि किसी प्रोफेशन में सबसे ज़्यादा महंगी कंसल्टिंग है तो टैक्सेशन में है। यहाँ आपको साहब ने बताया कि सलाह ऐसे ही दे देते हैं, तो आप ये वीडियो देख के नहीं आइएगा, वो अपने दोस्तों को देते हैं, सबको जी 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 जी, सब हमारे परिवार के लोग हैं और सब हमारे बड़े भाई हैं, सब यहाँ से एक सारे सदस्य हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं। यहाँ बड़े बड़े बिजनेस में बैठे हुए हैं, रिटायर्ड गवर्नमेंट अफसर सब बैठे हुए हैं, कोई वकील है, कोई जज है, कोई बिजनेसमैन है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, डॉक्टर हैं, 10-12 डॉक्टर यहाँ पे हैं। हर तरह की फील्ड के लोग यहाँ पे, हमको सबसे लाभ मिलता है। हम सब दूसरे के जानकारी प्राप्त करते हैं, ज्ञान प्राप्त करते हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि हमारी है। एक ही डिपार्टमेंट में रह के एक ही तरह से लोगों से मिलते मिलते आप बन जाते हैं। जी जी जी, यहाँ आके डाइवर्सिटी बढ़ जाती है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही बात कही। यहाँ पे आने से स्वास्थ्य लाभ के अलावा और ज्ञान लाभ भी प्राप्त होता है। लोगों का एक्सपीरियंस, सब एक्सपीरियंस लोग हैं, सबको 50-40 साल का एक्सपीरियंस है, सबसे ज्ञान प्राप्त होता है जो कि जीवन में काम आता है, बच्चों काम आएगा। हमारे साथ उस समूह की महिलाएं हैं, हम उनके साथ बात करेंगे। सबसे पहले हम आपसे स्टार्ट करते हैं, मेरे ख्याल से आप मोस्ट सीनियर हैं। Yes, I am senior most 81 लगेगा, मगर ये परिमल एक्सरसाइज ग्रुप की वजह से मैं बिल्कुल सशक्त हूँ और कोई प्रॉब्लम नहीं है बॉडी में। आप हाउस वाइफ थे? नहीं, आई एम लेडी डॉक्टर, गायनेकोलॉजिस्ट। यहाँ सबसे अच्छी बात ये है जो मुझे लगी, जितने लोग हैं वो सब अपनी अपनी ज़िंदगी में सफलता की चोटी हासिल कर चुके हैं, तमाम वैभव देख लिए हैं, तमाम चैलेंजेस देख लिए हैं, और उसके बाद यहाँ आके अपने रूटीन लाइफ को एंजॉय करते हैं। मैम 81 ईयर की है, डॉक्टर है। जब आप डॉक्टर बनी होंगी, आप कब पास आउट हुई है? 1970 70 में। 70 में तो मेरी शादी हुई। आप पास आउट कब हुई MBBS? 70। नहीं 70 68 में हो गए ना। हाँ, 68 में मेरी इंटर्नशिप ख़त्म हुई, मतलब 68 में इंटर्नशिप ख़त्म हुई, मतलब 5 साल जोड़ ले, लगभग 63-62 में आप MBBS में एडमिट हुई होंगी। हाँ, एग्जैक्टली 64 में एडमिट हुई, 67 में MBBS हो गई और बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया गायनेक में MD। आप सोचिए 1962 में कोई लड़की मेडिकल कॉलेज में गई होगी, उस समय वो फैमिली कितनी प्रोग्रेसिव रही होगी, लड़की कितनी प्रोग्रेसिव रही होगी। तब तो आपको लोग कैसे मोहल्ले वाले देखते होंगे, सुपर कॉप की थे, फिल्म स्टार की थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। क्यों? 62 में तो अभी मेडिकल में कम रेशियो है। नहीं 62 में तो चैलेंजेस गिनती। बहुत कम लेडीज जाती थी ऐसे मेडिकल में। फिर भी NHL म्यूनिसिपल मेडिकल कॉलेज में हम दाखिल हुए, 75 मेंबर्स थे और इसमें 27 लेडीज़ थी, बाकी सब बॉयज़ थे। अभी आप कैसे एंजॉय करते हैं मैम रिटायरशिप लाइफ को? बस बहुत एंजॉय करते हैं, बेटा बेटी सब बड़े हो गए, सब फॉरेन में है, हम दो ही यहाँ है और फुल्ली रिलैक्स्ड, एक्सरसाइज, सोशल लाइफ सब एंजॉय करते हैं। संगीत का प्रोग्राम अटेंड करती है? हाँ, मेरा गांधर्व अभी लोग आपसे कहते हैं कि आज पाँव दुखया, पेट दुखया। हाँ, वो तो प्रॉब्लम शुरू हो गए, लेफ्ट नी जॉइंट बिल्कुल पेनफुल है। नहीं, आपसे आपके दोस्त कहते हैं कि ये गायनिक में ये इशू है, ये इशू है। हाँ, कभी कभी ऐसे। अभी फीस लेती है इन लोगों से? नहीं, टोटली फ्री। हमारा फैमिली रिटायर्ड होने के बाद तो सब फ्री ओनली।
ये अच्छी बात है। मैम, आपका क्या कहानी है? यहाँ तो बड़ी कहानियाँ हैं, कोई इनकम टैक्स मैं अपने कॉलेज में अब शादी के बाद प्रोफेसर थी, कौन सी सजानंद कॉलेज में प्रोफेसर थी। मैं वहाँ 4 बरस जॉब किया, फिर रिटायर हो गया। कौन सा सब्जेक्ट की? जनरल एजुकेशन और इंग्लिश। एजुकेशन और इंग्लिश दोनों गुजरात का भगवान मालिक ही है। हाँ। और बच्चे सीरियसली पढ़ते थे मेरे पास, मैं बहुत स्ट्रिक्ट थी, तो बच्चे अच्छी तरह पढ़ते थे मेरे पास, एकदम शिस्तबद्ध होते थे हमारे पास लड़के। तो वो कॉलेज का डिसिप्लिन यहाँ भी लागू होता है? आज आप लेट आए हैं, बाहर कुछ नहीं है અહીંયા तो मिलो, खाओ पियो, मजा करो, बर्थडे उजवो, वेडिंग डे उजवो, कोई भी गैदरिंग हमारे सब साथ करते हैं, गेट टुगेदर भी करते हैं और गरबा भी करते हैं, डांस भी करते हैं, सब करते हैं और साथ में पिकनिक में जाते हैं। आपने प्रोफेसर डिसिप्लिन बाहर छोड़ दिया, यहाँ सब छोड़ दिया। कोई भी लेट आए तो बोलने का नहीं, हम भी लेट आते हैं कभी कभी तो बोलने का नहीं। अच्छा कुछ नहीं, पर हम फैमिली है, हमारा परिवार हमारा ग्रुप है, जो फैमिली है हमारा, कोई सब बहन है, सब भाई है। मैम, आप की तरफ हाथ जाते हैं। मैं कहना चाहूँगी कि कितनी भी सफलता आपका मिली। नाम क्या है? आपकी कहानी क्या है? मेरा नाम राधिका शाह है। ये कहानी मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि जो भी व्यूअर्स इसको देखे उसको पता चलना चाहिए कि एंड पॉइंट क्या है, जिसके लिए वो भाग रहा है उसका अंत कैसे अच्छा हो सकता है। उसका तो एक ही आंसर है कि सफलता कितनी भी मिले, डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, एयर होस्टेस हो, लेकिन आपको पूरे तो ना। जी, मैंने 40 साल एयर होस्टेस काम किया है एयर इंडिया में। उसके बाद मेरे हस्बैंड अहमदाबाद के थे, तो मैं अहमदाबाद आ गई 2018 में। फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा प्रॉब्लम शुरू हुआ, इधर दर्द उधर दर्द। फिर मैंने परिमल गार्डन ज्वाइन किया और यहाँ पे इतने सारे सीनियर लोगों को देखा जिन्होंने बोला कि हमने दवाइयाँ छोड़ दी हैं, कोई ऑपरेशन नहीं करवाना। हमारे अरविंद भाई बोलते हैं ऑपरेशन नहीं करवाना तो ठीक से एक्सरसाइज करो। तो उससे मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है और मैं बहुत खुश हूँ। और उससे ज़्यादा अच्छी बात है कि मेरे को इतने सारे दोस्त मिले हैं यहाँ पे, बहुत सारे फ्रेंड्स मिले हैं जिनके साथ हम लोग हंसते गाते खेलते हैं, रोज़ चाय पीते हैं, नाश्ता खाते हैं, इंजॉय करते हैं, बर्थडेज मनाते हैं, एनिवर्सरीज मनाते हैं, बहुत मज़ा करते हैं। जब आप एयर होस्टेज बनी होंगी तब तो वो बड़ा कीम जॉब माना जाता था, हाई प्रोफाइल। जब मैं एयर होस्टेस बनी तब मिस्टर JRD टाटा के पास एयरलाइन थी। 77 में मैंने ज्वाइन किया था, तो गवर्नमेंट ने ले लिया था पार्टली, बट 91 में वो चले गए। उसके बाद में एयर इंडिया का डेटोरिएशन शुरू हो गया, बहुत ख़राब हो गई एयरलाइन। 2006 से 2015 तक मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था, पर उससे पहले जो मैंने नौकरी थी तब मैं बहुत अपने आप को एकदम एम्बेसडर समझती थी कि मैं एयर होस्टेस या कैबिन क्रू नहीं हूँ, बल्कि मैं मिस्टर टाटा की एम्बेसडर हूँ, पूरे देश को, पूरे जहान को प्रेजेंट करने के लिए, इंडिया को। तो मेरे को बहुत प्राउड फील होता था। पर अब मिस्टर रतन टाटा ने वापस लिया है एयरलाइन को, तो मैं प्रे करती हूँ। मेरे दोनों बच्चे, मतलब मेरे छोटा बेटा और बहू दोनों पायलट है एयर इंडिया में, और मेरा बड़ा बेटा एयरफोर्स पायलट है, वो विंग कमांडर है, 38 इयर्स का है। मैं 66 ईयर्स ओल्ड की हूँ। तो अभी सब अपने अपने घर में बहुत खुश हैं और मैं अपने दोस्तों के साथ खुश हूँ। ये एक अच्छा है, ज़िंदगी में दो एज ऐसे आते हैं, एक टीनेज और एक ओल्ड एज। जब आपके दोस्त कैसे हैं उससे आपकी ज़िंदगी तय होती है। यदि टीनेज में आपने अच्छे दोस्त नहीं बनाए तो आपका भविष्य बिगड़ेगा, और यदि ओल्ड एज में आपने अच्छे दोस्त नहीं बनाए तो आपका दिन बिगड़ेगा। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल सही बोला। दोस्तों की ज़रूरत बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अगर अच्छे दोस्त हों और अच्छे विचारों वाले दोस्त हों तो आपकी ज़िंदगी बहुत स्मूथ चलती है। और मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे यहाँ पर डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, प्रोफेसर सब मिले हैं। तो हम लोग लाइक माइंडेड पीपल हैं एंड वी रियली इन्जॉय, एंड हम लोग की व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे मिलते हैं। हमने देख लिया, डॉक्टर मिल गए, प्रोफेसर मिल गए, एयर होस्टेज मिल गए, अब विमान से वापस ज़मीन पे आते हैं। अनाउंस होगा आप 13,000 फीट की ऊंचाई पे है। मैम, आपकी कहानी क्या? आपका नाम क्या हो? मीना पटेल। मैं क्या सोचती हूँ कि अभी दुनिया मुट्ठी में है, तो हर एक को एक्सरसाइज करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वैसे जो दरवाज़ा है वो बंद ही रहेगा, तो खुलेगा नहीं।
ऐसे हमारा शरीर को एक्सरसाइज नहीं मिले। कभी अभी दुनिया मुट्ठी में है, सब अपने इधर से ही रिमोट कंट्रोल से ही चलता है, तो एक्सरसाइज करनी चाहिए। यानी इधर हम लोग एक्सरसाइज करते हैं तो तबीयत भी अच्छी रहती है। एक आप गवर्नमेंट ने कहा है नानु कुटुंब सुखी कुटुंब, पर हम बोलते हैं कि हमारा परिवार बड़ा हो तो हमको अच्छा लगता है, अपने जैसे आदमी मिलते हैं तो आनंद आता है। सबको ऐसा ही है, जब बच्चे हैं तो बच्चे को भी उनके जैसे ही मिले तो उसको आनंद होता है। ऐसे हमको भी सब अपने लड़के वाइफ सब अपने अपने रोजी में ही है, किसी को अपने के लिए टाइम नहीं है। तो इधर हम सुबह में आते हैं 6 से 9 बजे तक, तो हमारा सारा दिन अच्छा जाता है। आप हाउस वाइफ थे? हाँ, मैं हाउस वाइफ, थोड़ा काम ऑफिस में करती थी। मेरा मिस्टर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, इसलिए थोड़ा वो उसमें हेल्प करती थी, पर लेकिन मैं जॉब नहीं करती थी। मेरे 2 सन हैं, दोनों सीए हैं, उसकी वाइफ दोनों सीए है, सब सीए है मेरे घर में। सीए और डॉक्टर में तो वैसे भी डिग्री से डिग्री की शादी होती है, इंसान कहाँ बचते हैं। पहले सब अभी तो मेरे घर में सब अपना अपना काम करते हैं और मैं भी आनंद में रहती हूँ। वेरी हार्ड वर्क कर लेगी। डॉक्टर साहब ने कहा है, ये आपको अभी सर्टिफिकेट दिया कि आप बहुत काम करते हैं, और मुझे लगता है कि आप यंगेस्ट हैं इस ग्रुप में। हाँ, सब हमारा एक ही है। हम सवारे 6 बजे आते हैं, एक्सरसाइज करते हैं। आप गुजराती बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, बस गुजराती हाँ, आप गुजराती बोलिए। एक्सरसाइज आवे सवारे वेला उठे 5 बजे तो उठ ही जाता है। बस ना धो के यहाँ आते हैं, सब एक बीजा ने મળતા। હું પ્રોફેસર જ નથી, હું હાઉસવાઇફ છું। हाउस वाइफ सबसे चैलेंजिंग प्रोफेशन है, और ये अकेला ऐसा जॉब है जिसका कोई पे स्लिप नहीं होता, जिसका कोई सिविल नहीं बनता, लेकिन सबसे मुश्किल जॉब है। हाँ, सबसे मुश्किल, जितना काम करो न वो कम होता है, टाइम ही नहीं मिलता। बैठो सबके साथ, हरो फरो, खाओ पियो, मौज करो, और बच्चे को पढ़ाओ लिखाओ, और शादी कर दिया, बच्चे हो गए। ये अच्छी बात है। हमने समाज के अलग अलग प्रोफेशनल क्लास के लोगों के साथ बात की। इनकम टैक्स कमिश्नर साहब ने बताया कि टैक्स चोरी कैसे पकड़ी जाती है, कैसे पकड़ते हैं। अब हम एक ऐसे प्रोफेशन के लोगों से मिलेंगे जो बताएंगे कि टैक्स बचाया कैसे जाता है। सर, आपका नाम, आपका प्रोफेशन तो सीए है, ये मैंने कह दिया है। मेरा कह दिया, अच्छी बात है। मैं नरेश जे पटेल हूँ, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ। 70 साल की उम्र है, 40 साल से प्रैक्टिस करता हूँ। मेरी ऑफिस भगवान की दया से बहुत अच्छी चलती है। आप बहुत फिट हैं सर, 70 फिट है, साल के लगते नहीं। फिट है कि क्योंकि क्या है कि मैं 30-40 साल से वॉक करने आता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, तो अच्छी तरह से खाना पीना संभाल के खाता हूँ, तो फिट ही है, बात सही है। फिर भी अंदर तो कुछ तो होगा, और है भी, डायबिटीज़ भी है, ये भी है, तो ठीक है। आप प्रोफेशन को अपने कैसे एंजॉय करते हैं? मैं कोर्ट में नहीं जाता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट का मतलब क्या है, हम ऑडिट का काम करते हैं। मैं जानता हूँ। इनकम टैक्स के रिटर्न्स भरते हैं, ऑडिट का काम है। बड़ी कंपनियों का, छोटी कंपनियों का काम करते हैं, वो तो ऑफिस का वर्क होता है, कंप्यूटर से सब काम होता है। नहीं, आप अपने प्रोफेशन को एंजॉय क्यों करते हैं? क्योंकि टैक्सेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जिसमें सबसे ज़्यादा चेंजेज आए, बराबर, नए एक्ट्स आए, नए लॉ आए, पूरा एक जनरेशन चेंज हो गया टैक्सेस। बराबर, बात सही है आपकी। हर साल नया बजट आता है, स्टेट वाइज नोटिफिकेशन आता है, सर्कुलर्स आते हैं, बहुत से चेंजेस होते हैं, तो हमें रीडिंग तो कंप्लीट करना ही पड़ता है। तो हम रेगुलर रीड करते हैं। अपनी ऑफिस है, इसके अंदर सब सीए को हम जॉब पे रखते हैं, आर्टिकल्स को रखते हैं, स्टाफ को रखते हैं, इसकी सब कॉम्बिनेशन से काम होता है। मेरी ऑफिस में तो 7-8 सीए है, 20-25 स्टाफ है, तो काम अच्छा चलता है, सब रीड करते हैं। ये 40 साल में आपने टैक्सेशन को लेके सिविल सोसाइटी में क्या बदलाव देखा? देखो, सिविल सोसाइटी में हम तो ये बोलते हैं कि हर एक को अच्छी तरह से पुरानी
कोई भी इन्वेस्टमेंट किया है वो सब दिखाना चाहिए। और 2 नंबर का व्यवहार बहुत कम करना चाहिए क्योंकि सब करते हैं। मैं सलाह तो सब दे सकता हूँ, मगर क्या है, सबको प्रॉपर्टी कोई खरीदनी है या शादी व्यवहार का कोई प्रसंग होता है तो इसके लिए उसके पास 2 नंबर भी चाहिए। और एक्सेप्ट दैट 2 नंबर की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 नंबर की जो आज वैल्यू है, इतने सालों में पिछले 5, 7, 10, 15 साल के अंदर जो वैल्यू हो गई है, बहुत अच्छी वैल्यू हुई है। अभी 2 नंबर का व्यवहार भी बंद हो गया है, मतलब कम तो हो ही गया है, वो तो अच्छा है। वही तो हम क्लाइंट को सलाह देते हैं, इन्वेस्ट करो और टैक्स बचाओ, टैक्स प्लानिंग करो, टैक्स इवेड मत करो, हाइड मत करो, वही इम्पोर्टेंट है। सर मैंने भी देखा, आप तो बहुत एक्सपर्ट होंगे इसके, जब हम इंडिया का टैक्स रिटर्न का रेशियो देखते हैं थ्रू पॉपुलेशन, तो वो बहुत सेमफुल पोजीशन पे हम खड़े होते हैं। 5 ट्रिलियन इकोनॉमिकल पावर, टैक्स पे का जब हम परसेंटेज देखते हैं तो हाँ, वो बहुत 5%, 4% में जाके खड़ा हो। सही बात, वही तो इम्पोर्टेंट है कि सबको मन में भावना नहीं होती है कि मुझे अच्छी तरह से रहना है, अच्छी तरह से व्यवहार करना है और टैक्स सेव करना है, हाइड नहीं करना है। सबको हाइड करने की इच्छा होती है, मगर वो भी ये ज़माने में, ये कंप्यूटर के ज़माने, इसके अंदर भी हाइड होना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया है। क्योंकि कोई कहीं से भी आप जहाँ इन्वेस्ट करते हो वहाँ से फिनंशियल्स रिकॉर्ड्स गवर्नमेंट में जाता है। पान कार्ड आपका लिंक है, आधार कार्ड आपका लिंक है, ट्रेन से आप टिकट खरीदते हैं तो क्रेडिट कार्ड आपका लिंक है, आपका बैंक अकाउंट लिंक है, इनकम टैक्स अकाउंट लिंक है, तो हर एक जगह लिंक है। आज या फ्यूचर में आप वो देख लेना कि 2 साल के अंदर तो इतना चेंजेस आएगा। तुम्हारा फेसबुक लिंक है, आप जाते हो कि मैं ऑस्ट्रेलिया घूम के आया हूँ, बहुत अच्छी तरह से आपने वो हाँ, फोटो पड़ा है, तो वो भी आपका लिंक है ही। ये बहुत सारे केस में हमने देखा, हमारे ब्यूरोक्रेट से जब बात होती है टैक्सेशन के, उनको जो लीड मिलती है वो उनके फेसबुक से मिलती है, सोशल मीडिया से, इंस्टा से मिलती है, या उनके किसी दोस्त के अकाउंट से मिलती बात भी सही है ना। जब तुम ऑस्ट्रेलिया जाते हो या यहाँ अहमदाबाद में जाते हो, घूमने जाते हो, गोवा में जाते हो, होटल बुक करा दो, ट्रेन बुक करा दो, मतलब ये 1 नंबर का तुमको खर्च करना ही पड़ेगा। हम होटल में जाते हैं, कैश पेमेंट करते हैं, वो तो ध्यान में आने ही वाला है। तो सरकार ऐसी अभी बहुत होशियार हो गई, कंप्यूटर सीवरी हो गई है, तो इसके अलावा कहीं भी कुछ भी पकड़ा नहीं जाएंगे, ऐसा जब कोई सोचता है तो बहुत गलत है और वो लंबा नहीं चलने वाला है। 1-2 साल के अंदर सब इतने टाइट होने वाले हैं कि जो चोरी करते हैं पकड़े ही जाएंगे, कभी वो छूट नहीं पाएंगे। जैसे जीएसटी, वो भी एक प्रकार का कंट्रोल है। जीएसटी में बिजनेस का ट्रांजैक्शन, बैंक का ट्रांजैक्शन, ये सब कंट्रोल है सरकार के पास, सब कंट्रोल आ गया है, बस सिर्फ क्लच दबाने की बार है। एक बार हाथ के अंदर आ गए ना, फिर तुम देखो। जनवरी से एक नया नोटिफिकेशन जीएसटी में कुछ आने की संभावना है जिसमें वो क्लच दबेगा। बिल्कुल दबेगा, वही तो हम देख भी रहे हैं, हम सोच रहे हैं। कंपल्सरी का करेक्ट। हम जर्नल आते हैं, हमें इंस्टीट्यूट का जर्नल है, ऐसे मैगजीन्स आते हैं, इसके अंदर रीड करते हैं, इसके अंदर से पता पड़ता है कि गवर्नमेंट का विज़न क्या है, विज़न का मतलब क्या देख रही है, 2 साल के बाद क्या होने वाला, 6 महीने में क्या होने वाला, सब हम सोच सकते हैं। हम क्लाइंट को समझाते भी है, जो समझे वो अच्छा है, नहीं समझे तो उसकी मर्जी, हम क्या करें, भोगना तो उसको ही। लेकिन आप इंजॉय करें, ये अच्छा है। हाँ, हम तो एंजॉय करते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, अच्छे रिकॉर्ड रखते हैं, हम आनंद से खाते पीते हैं, बस टैक्स भी भरते हैं। 70 ईयर में ये फिटनेस, ये ग्लो मुश्किल है। आप अंकल का टैक्सेशन एडवाइस दूसरे सीए से ले लीजिएगा, चलेगा, लेकिन हेल्थ एक्सपर्ट ओपिनियन जो ये है कि 40 साल से वॉक कीजिए, खाने पीने में परहेज रखिए। वही इम्पोर्टेंट है, वही इम्पोर्टेंट है। खाना पीना अच्छा चाहिए, अच्छा मतलब कभी नहीं बाहर जाते हैं ऐसा है ही नहीं, बाहर भी जाते हैं, बाहर भी खाते हैं, मगर लिमिट में खाते हैं, लिमिट में खाते हैं। स्वीट और फ्राइड आइटम यानी तड़ेली आइटम हम लिमिट में खाते हैं, वो नक्की है। फिट रहेगा इंडिया तो हिट रहेगा इंडिया, वो आपको ओपिनियन देता है। थैंक यू, आपका आभार। थैंक यू। हमारे साथ हैं डॉक्टर जगदीश जी शाह, आँखों के डॉक्टर हैं। उनने उस दौर पर एमबीबीएस किया जब स्कूल जाना मुश्किल था। शाह साहब का एक और नाता ये है कि इन्हें अपने करियर का एक लंबा समय उत्तराखंड यानी पहाड़ में बिताया है।
हम उनसे बात करेंगे। सर, आपका डेली रूटीन क्या है? हाँ, अभी तो वैसे मैं रिटायर्ड हूँ, लेकिन जैसे बताया आपने तो MBBS होने के बाद मेरे फादर ने बताया कि तुम्हारी मम्मी की एक आँख ख़राब हुई है डायबिटीज़ के कारण, तो आप उनको लेके सीतापुर जाओ। उस ज़माने में सीतापुर में 67 में मैं गया था, तब 625 बेडेड एशिया की फर्स्ट हॉस्पिटल थी वो। तो उस समय दौरान में मुझे पता चला कि वहाँ पढ़ाई भी हो रही है, MBBS का बाद पोस्ट ग्रेजुएशन हो रहा है, तो मैंने वहाँ डिप्लोमा ज्वाइन किया और वहाँ से मैंने DOMS किया, वो आगरा यूनिवर्सिटी से संलग्न था। और फिर वहाँ से मैंने जॉब लिया, तो अल्मोड़ा में मेरा पोस्टिंग था, पहला पोस्टिंग। उस समय मेरी शादी भी हुई, तो समझ लो शादी के लिए लोग तो 15 दिन हफ्ता भर हनीमून के लिए जाएंगे, हमने तो पूरा 1 साल वहाँ गुजारा। वो हमारी लाइफ का गोल्डन पीरियड था, समझो। आज की तारीख में वो हमारे ड्रीम वर्ल्ड है। तो वहाँ से मेरे अंडर में हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत सब ब्रांचेस मेरे अंडर में थी। और अल्मोड़ा में मैंने कम से कम उस ज़माने में 12 से 15 कैंप किए थे। इसमें काफ़ी मतलब मज़ा रहा। और उस दरमियान में मुझे पहली दफ़े पता चला कि यहाँ शाह कहाँ से आए। तो और इंडिया में कहीं भी मैं इतना घुमा फिरा हूँ, कहीं भी मैंने शाह का बोर्ड नहीं देखा जो वहाँ देखा। बॉम्बे, अहमदाबाद तो पहले एक ही स्टेट था, मुस्लिम में शाह ज़रूर होते हैं, लेकिन वहाँ जब मैं शाह मिला, उन लोगों को मैं मिला, तो लोग जिस तरीके से बातें करते थे, बड़ी खुशी हुई। तब जाके मैंने रहा तो इंक्वायरी किया कि ये हुआ कैसे। तो उस ज़माने में आप देखें यूपी और उत्तराखंड की दोनों की संस्कृति अलग है। उत्तराखंड का ज़्यादा लोग अपने गुजरात स्टाइल के हैं, क्योंकि ये सुना ये कि भी यहाँ ज़बरदस्ती जब मुस्लिम कन्वर्जन हो रही थी, पब्लिक यहाँ से बच के वहाँ गए, वहाँ उन्होंने वो मेंटेन किया है। वहाँ शाह भी वहाँ है, और जो जैसे दुबे है तो यहाँ दवे थे, वो दुबे हुए, जो त्रिवेदी थे वो तिवारी हुए। इस तरीके से काफ़ी ये पता चला कि ये लोग इतना शुक्ला हो गए। हाँ, एग्जैक्टली। तो इस तरीके से दैट वाज माय बेस्ट पार्ट ऑफ लाइफ। इसके बाद मैंने MS किया अलीगढ़ से, फिर तब से मैं यहाँ हूँ 72 से। तो मेरे दोनों बच्चे अमेरिका में हैं और मैं मिसिस यहाँ रहते हैं। लेकिन वी हैड द बेस्ट टाइम। जैसे आपने बताया कि उस ज़माने में घर में स्कूल को चल के जाते थे। मैं रहता था ढालकीपुर, वहाँ से न्यू हाई स्कूल चल के जाना, और वहाँ से दिल्ली दरवाजे भी चल के जाते थे। साइकिल एक थी घर में, हम 8 भाई बहन थे, तो साइकिल तब मिले जब जो जाके माणिक चौक से शाक भाजी ले आए, वो ज़माना था। और रेडियो भी नहीं था, रेडियो के लिए दूसरे के घर जाते थे। अब लेकिन फिर भी वहाँ सुख था, चैन था, आनंद था। आजकल लग्जरी होने पर भी यू आर नॉट हैप्पी। द हैप्पीनेस इज़ नॉट अटैच विथ योर प्रॉपर्टी और फिजिकल पोजीशन, बट इट इज़ विथ योर इंटरनल। और जिस तरीके से शेयरिंग केयरिंग करते थे, वो मज़ा अलग थी। दैट इज़ ट्रू। अलीगढ़ पे एक फिल्म बनी है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की एक अपनी कहानी है। एक समय था जब अलीगढ़ इंटेलेक्चुअल हब था। आपका अलीगढ़ से जुड़ाव कैसा? हाँ, असल में मुझे अहमदाबाद पहले तो फॉरेन जाने का सोच रहा था मैंने, लेकिन घर फैमिली ने सब ने कहा कि नहीं, आप गुजरात में ही प्रैक्टिस करना है। तो MS होना ज़रूरी था। MS के लिए मुझे 2 ऑफ़र थी, एक अलीगढ़ की और एक बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। दोनों जगह पे मैं गया। बनारस अहमदाबाद से जाने के लिए थोड़ा और पड़ता था, इसलिए अलीगढ़ पसंद किया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी ज़रूर है, लेकिन उस ज़माने में ये मुस्लिम हिंदू का इतना वो नहीं था। हम गांधी अस्पताल जो यूनिवर्सिटी से कम 4-5 किलोमीटर दूर है, वहाँ पे हमारा आँखों का काम चलता था। वहाँ हम एक रोज़ सुबह OPD चलाने के लिए अलीगढ़ की वो मेडिकल हॉस्पिटल में जाते थे। बाकी पूरा डिपार्टमेंट हमारा गांधी अस्पताल पे, गांधी रोड पे अलीगढ़ में था। लेकिन ओवरऑल उस ज़माने में इतना हिंदू मुस्लिम का वो प्रॉब्लम नहीं था। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, क्योंकि मेरी स्पेशलिटी थी ऑक्यूलोप्लास्टी। तो ख़ास करके त्रासी आँख का। फिर जैसे एक पूरा लीड ख़त्म हो गया है, तो चमड़ी यहाँ से लेने की, बोन नाक में से लेने का, अंदर का चमड़ी मुंह में से लेने का, ये करके पूरी लीड का कंस्ट्रक्शन करना, ये सब मैं वहाँ सीखा। और मुझे तो वहाँ का 2 साल रहा, मैं वहाँ से गोल्ड मेडल लेके MS पास किया।
लेकिन मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा, मुझे अलीगढ़ से कोई कंप्लेंट नहीं है। अलीगढ़ मोहब्बतें अलीगढ़ है, बनारस की सुबह और अलीगढ़ की मोहब्बत, यह दोनों ना इतिहास में दर्ज है। और अलीगढ़ के जो भी प्रोडक्ट निकले, आप किसी भी जगह जाइएगा, आपको एक वहाँ से अलीगढ़ का पास आउट मिलेगा और उसको अपने अलीगढ़ पे प्राउड होगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ये दोनों वो केंद्र हैं जिनने आज़ादी के बाद का भारत कैसा होगा उस पे अपनी भूमिका निभाई है। सर इसी बात अलीगढ़ से मैंने मेरी बच्ची उस समय पैदा हुई, इसका नाम था मार्गी। तो अलीगढ़ के ताले बड़े मशहूर होते थे, तो मार्गी का नाम का लॉक मैंने बनवाया और पूरे फैमिली में हर एक को मैंने बांटे थे। अभी वो ताला है तो याद करते थे कि 50 साल पहले का ये ताले है। ये ताला, मार्गी और वो संबंध, ये लगाव बताता है कि आप अपने अलीगढ़ को, आप अपने अहमदाबाद को, आप अपने बड़ौदा को, जो भी आपका शहर है, जिसने भी आपके जीवन में योगदान दिया है, उसको आप अपने जीवन में, आप अपनी यादों में कैसे जगह देते हैं। सर, आपने ये एक लंबा सफ़र देखा, इस दौरान समाज में क्या बदलाव आया, जो सोशल चेंजेज आए हैं? हमारी जीडीपी अच्छी हो रही, हमारा जो हमने सक्सेस रेशियो बनाए हैं उस पे हम आगे जा रहे हैं, लेकिन हमारी सोसाइटी बदल रही है। बस बात सही है बिल्कुल। उस ज़माने में हम लोग 8 भाई बहन थे और 8 भाई बहनों का आज भी देखो तो सबके सब बड़े अच्छे तरह से मिलजुल के रहते थे। और जिस तरीके से हमारे मदर फादर ने हमको ब्रॉटअप किया है और जो शेयरिंग केयरिंग की भावना बनाई है, वो कभी भूल नहीं सकते। जो आज के ज़माने में बहुत जल्दी से लोग इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, जिसको बोलेंगे कि विभक्त कुटुंब, उसमें ज़्यादा स्वार्थ है, ज़्यादा माँ बाप के लिए उनको न, क्योंकि उन्होंने बच्चों का भी रहन सहन इस तरीके का बना दिया है कि वो बच्चे भी उनका नहीं कर, वो तो मतलब पूरा समाज बिगड़ रहा है हमारी तरीके से। लेकिन वो अपने तरीके से मज़ा कर रहे हैं। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो दिस इज़ नॉट द राइट वे। ये नहीं कहता कि हम लोग राइट थे और ये गलत है, लेकिन सवाल क्या है कि जो एक दूसरे का मान हो, जो भावना हो, जो लागनी हो, जो प्रेम हो, वो अभी बांटा जा रहा है। समझ लो कि पूरा रहन सहन की स्टाइल अलग है। हाँ, अभी मैं डॉक्टर होने से एक बात बताऊंगा कि जो ज़्यादातर बीमारियां लाइफस्टाइल डिसऑर्डर के हिसाब से है। अब अपनी लाइफस्टाइल देखो, उस ज़माने में हम लोग कभी बाहर का कोई चीज़ आती नहीं थी, घर में सब चीज़ बनती थी। अभी हर घर में कम बनता है, बाहर लोग ज़्यादा जाते हैं और ये बीमारी का घर ही है, और क्या है। आपके मेडिकल प्रोफेशन में कितना चेंज आया? मेडिकल प्रोफेशन में तो बहुत बड़ा चेंज है। समझ लो कि मैक्सिमम इवोल्यूशन देखा जाए तो मेडिकल प्रोफेशन में है। हम सब बताओ, मेरी आँखों का समझ लो, मैं ऑपरेशन जो सीखा था, इसमें मोतियाबिंद ऊपर से कॉर्निया काट के पूरा मोतियाबिंद को खींच के निकाल लेते थे, और गलती से यदि ऊपर का कैप्सूल फट गया तो समझ लो ऑपरेशन हमारा फेल हुआ, हमें करना नहीं आता है। अभी वही चीज़ को, अभी ऑपरेशन का तरीका ये है कि कैप्सूल को फाड़ के मतलब पद्धति से कैप्सूल को ओपन करके अंदर से पूरा सामान निकाल के नया लेंस डाल देते हैं। अभी मुझे वो ज़माना याद है जबकि मैं एक ओल्ड मरीज थे, उन्होंने उस समय कहा था कि डॉक्टर साहब ये क्या, एक आँख में बहुत इतना 10 नंबर का लेंस और इसमें सादा लेंस तो डबल दिखता है, ये सब और कैसे काम करना है। तो उस समय ये शोध नहीं हुई थी। 85 में मैं जब 88 में अमेरिका गया, पर 85 में ये मैंने देखा कि ये ज़रूरत है और वो आ गए। लेकिन सबसे हमारा बढ़िया एक ऑपरेशन का मैं बताऊँ, 72 में मैं वात्रक काम कर रहा था, तो शांति भाई सोनी करके गोधरा से मरीज उनका बच्चे को लेकर आया था, जो 4 बहनों के बीच एक ही बच्चा था और वो 4-5 साल का था। उसको कंजेनिटल कैटरेक्ट था। तो कहते कि डॉक्टर साहब ये सब लोगों ने कहा है कि इसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना है, ये बच्चे का ऑपरेशन कराने में हमारा दिल नहीं करता। कोई ऑपरेशन के बाद दूर का 10 नंबर, नज़दीक का 13 नंबर चश्मा पहन के ये पढ़ेगा कैसे, इसकी ज़िंदगी कैसे होगी। मैं कोई बात नहीं, इसका मैं स्पेशल तरीके से ऑपरेशन करूँगा, इसमें मोतियाबिंद को निकाले बिना उसका काम करते कर दूँगा। बड़ा होने के 21 साल के बाद मैं इसका मोतियाबिंद का ऑपरेशन करूँगा। और आप यकीन नहीं करोगे, 21 साल के बाद तो IOL भी आ गया था।
तो कहने का मतलब क्या है कि उस समय मैंने कॉर्निया लेंस बीच में है जो रास्ता ब्लॉक करता दिखता नहीं था, पढ़ाई नहीं कर रहा था, मैंने नीचे से काट करे उसको पढ़ने का रास्ता बना दिया। बहुत बड़ा होके ग्रेजुएट हो गया, इसके बाद वो मेरे ऑपरेशन कराने के लिए आया था। तो ये भी एक ज़िंदगी का यादगार प्रसंग है। डॉक्टर का और मरीज का 21 साल 22 साल बाद का जो संबंध हो तो वो कितने लगाव का संबंध होगा, क्योंकि डॉक्टर के लिए पेशेंट एक नंबर है आज के डॉक्टर्स के लिए। ये तो वैसे भी मेरा एक क्रेडिट केस कहो या एक यादगार केस है। वहाँ तक कि जब मैं अमेरिका जा रहा था, मेरा आपने अमेरिका में प्रैक्टिस की? नहीं, अमेरिका में मैंने प्रैक्टिस नहीं की, लेकिन 88 में फर्स्ट टाइम में जब मैं अमेरिका गया तब मेरा लड़का यहाँ 12वीं में पढ़ रहा था। उनका फ़ोन आया कि डैडी, मैं उस समय बॉम्बे था, कि ये एक फैमिली ये आया है प्रशांत करके लड़का, वो कहता है कि आप वहाँ जाओ तो उनकी सिस्टर और बहनों ही रहते हैं कैलिफोर्निया गिलरॉय में, तो आप वहाँ ज़रूर जाना। तो हमने तो सोचा था कि हम खड़े खड़े मतलब 1-2 घंटे के लिए जाएंगे। उन्होंने 3 दिन हमें रख लिया। और मेरा अंतरडा का कैंसर का ऑपरेशन हुआ था 87 दिसंबर में। तो मैं जो केमोथेरेपी लेने के लिए वो गिलरॉय में उसका बहनों ही था, इन्होंने मुझे हेल्प किया था। तो मतलब ये लाइफ का ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस तो बहुत होते हैं। अभी एक मिर्ज़ापुर में एक टायर के लिए मैं गया था, तो वो भाई साहब की आंख थोड़ी मैंने देखी कि यार क्या हुआ था। कहते पूरे अहमदाबाद में सब डॉक्टरों ने कहा आंख निकाल दो, एक डॉक्टर जगदीश शाह सीतापुर वाले ने कहा कि आंख बचाइए, तो यार आप एक खुश हो गया। ये आपके साथ सीतापुर का जो जुड़ाव है ना, ये बड़ा अच्छा लगा। आप एक डॉक्टर के तौर पे, एक नागरिक के तौर पे मुझे अंकल बता रहे थे कि वो सुबह आपका डेली रूटीन आप ही बताओ। ये अभी एक्सरसाइज करता है बस, तो अभी मैं सुबह जल्दी उठ के पहले चलने जाता हूँ, फिर स्विमिंग करता हूँ। सुबह में टाइम के साथ बताइए, अपने को जल्दी नहीं है। हाँ हाँ, नहीं तो हम लोग 5:45 से 6:15 तक चलते हैं। वहाँ सीनियर सिटीजन गार्डन है धनीधर देरासर के पीछे। मैं रहता वहीं हूँ, अपने मेट्रो जो हुआ है श्रेयस मेट्रो के वहाँ शारदा मंदिर स्कूल के पास रहता हूँ। जल्दी उठ जाता हूँ और फिर ये चलने जाता हूँ। फिर 6:15 से 7 बजे तक मैं स्विमिंग पूल में होता हूँ। वहाँ हेड गेवार हमारा स्विमिंग पूल है वासना पे गोदावरी नगर में। और वहाँ से मैं निकल के यहाँ आ जाता हूँ परिमल ब्रीदिंग में। वहाँ हमारे 7:20 से 8:20 तक हमारी ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है। असल में जो एक्सरसाइज जो आप डिस्कशन में बोल रहे थे, ये हम लोग एक्सरसाइज नहीं कर रहे। एक्सरसाइज में और योगा में फ़र्क एक ही है, एक्सरसाइज फिजिकल एक्सरसाइज है, जबकि योगा इज अटैच विथ ब्रीदिंग। जो एक्सरसाइज ब्रीदिंग के साथ करो तो वो होगा योगा, और जो एक्सरसाइज ऐसे बॉडी के लिए बनाओ उसको उसमें इतना डेवलपमेंट नहीं है जो ब्रीदिंग के साथ होता है। और मेन चीज़ ब्रीदिंग है, मेन चीज़ अपना प्राणायाम जो ऑक्सीजन है, जिसके बलबूते पर हमारी लाइफ का वो बनता है। कोविड के बाद ने तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट और बढ़ गई। वैल्यू बता दें। हाँ हाँ, आप यकीन नहीं करेंगे, मुझे डायबिटीज़ नहीं, ब्लड प्रेशर नहीं, कोलेस्ट्रॉल नहीं, थायराइड नहीं, कोई बीमारी नहीं है। कोई दवा की मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी। सिर्फ यूरिक एसिड के लिए मैं एक गोली लेता हूँ, बाकी पूरा दिन मैंने बिना कोई दवा आराम से निकलता है। पूरा दिन मैं बिज़ी रहता हूँ और रात को जल्दी सो जाता हूँ। ये पहले से छोटी स्कूल में पढ़ता था तब से मेरी आदत है। 8:30-9 बजे मैं सो जाता हूँ, लेकिन 4 बजे उठ जाता हूँ। पहले से ही आदत है और वो अब भी चालू है, और उसमें मुझे बहुत कंफर्टेबल महसूस करता हूँ पूरा दिन। हालांकि अभी दोपहर को 2 से 4 2 घंटे सो भी जाता हूँ, लेकिन बाकी अदरवाइज आई एम एक्टिव अलर्ट एनी टाइम। आपको अभी पेशेंट्स, पुराने दोस्त सजेशन ओपिनियन के लिए कंसल्ट करते हैं? हाँ, अभी कई दफ़े फ़ोन आते हैं लोगों का कि डॉक्टर साहब आपने मुझे, अभी मैंने बीच में 8-9 महीना कोठिया अस्पताल निकोल में काम किया, तो वहाँ के मरीजों का आज भी फ़ोन आता है कि डॉक्टर साहब आपने ये कहा था, अब कहाँ करते हो। अभी मैं और कहीं नहीं जाता, सिर्फ सैटरडे को ये संजीवनी करके एक अपने वासना बैरेज के पास एक चैरिटेबल क्लिनिक है, वहाँ हर सैटरडे को 3 से 4 जाता हूँ और मरीजों को बोल देता हूँ कि आप वहाँ आ जाओ, और कहीं मैं प्राइवेट नहीं जाता, पूरा दिन घर पे ही होता हूँ। और लेकिन लोगों का जो जिस तरीके से जो हमने काम किया है,
लोग चाह के मेरे पास आते हैं और प्यार से मेरे से सलाह लेते हैं और मैं उसको हेल्प करता हूँ। किसी भी पेशे को जब आप अपना 30 साल 40 साल 45 साल दे देते हैं और एकाएक उससे अलग होना खुद के लिए भी एक चैलेंजिंग होता है, क्योंकि आपकी ज़िंदगी में कुछ शब्द बस जाते हैं, ओटी, ग्लास, लेंस, वो एकाएक आप दूर करना मुश्किल होता होगा ना। वैसे देखा जाए सब पार्ट ऑफ द लाइफ। अभी जो यंगस्टर्स जो जूनियर डॉक्टर्स लोग हैं, जीनियस होते हैं, वो काम अच्छा करते हैं। तो मैं जो ऑपरेशन का स्टाइल मैं सीखा था वो आउटडेटेड हो गई, इसलिए जो नया स्टाइल है उसके साथ जुड़ना ज़रूरी है और वो सही है, इसमें गलत भी कुछ नहीं है। नई चीज़ को स्वीकारना ही चाहिए। पुराने रीति रिवाज से कब तक चलेंगे, लेकिन इतना ज़रूर है कि हमारा जो अपनी जो लाइफ स्टाइल है वो अच्छी तरह से मेंटेन की है और मुझे कोई इसके लिए अफसोस नहीं है कि मैं उस पुराने ज़माने से जी रहा हूँ। तो आपने देखा, हमने अलग अलग लोगों से बात की, डॉक्टर साहब से बात की, इनकम टैक्स कमिश्नर से बात की। यदि आपको फिट रहना है, एक डॉक्टर एहसास आपका ने मुझे देखा और मुझे कहा कि आपका कोलेस्ट्रॉल अनबैलेंस है, आपको डायबिटीज़ की संभावना है। तो आप अपना फैमिली हिस्ट्री देखिएगा। ये एक डॉक्टर की एक प्रोफेशन को जिसको आप जिए होते हैं उसकी एक्सपर्टीज के तौर पे है कि वो आपको देख के पहचान लेगा। एक कहानी है पुरानी, नरसिंहा राव जी प्राइम मिनिस्टर थे और उनके लिए कहा जाता था कि वो मीटिंग बड़ी जल्दी ख़त्म कर देते हैं, जजमेंट बहुत जल्दी ले लेते हैं। बाद में पता चला कि वह बवासीर से पीड़ित थे तो ज़्यादा देर तक बैठ नहीं सकते थे, इसलिए वो उनके डॉक्टर वो एक बार उड़ीसा गए अकाल का निरीक्षण करने के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर की जो भव्य व्यवस्था होती है, तमाम तरह के उनके लिए भोजन बनाए गए थे, पकवान बनाए गए थे। तो प्राइम मिनिस्टर का भोजन चेक करने के लिए एक डॉक्टर जाता है, फूड इंस्पेक्टर जाता है, ताकि वो देख सके। तो उसने सजेस्ट किया कि उबली हुई लौकी की जो सब्जी है ना, सही जो उबली हुई लौकी की सब्जी है उसको आगे रखिए। तो जो डीएम थे उनने कहा कि यार तू पागल है, प्राइम मिनिस्टर है वो। बोले आप आगे रखिए देखिए। और जब नरसिंहा राव गए तो उनने वो उबली हुई लौकी खाई, क्योंकि डॉक्टर को नरसिंहा राव का बॉडी स्ट्रक्चर देख के पता था कि ये पीड़ित है, तो इनको हेल्थ क्या खाना चाहिए। और कम से नरसिंहा राव को भी पता था कि मुझे क्या खाना चाहिए। तो डॉक्टर आपको देख के पहचान लेता है। आज हम जिन लोगों से मिले वो अपनी अपनी विधा के डॉक्टर थे, उनने अपने अपने फील्ड में सक्सेस को अचीव किया है, वह ऊंचाइयां हासिल की है। जो ऊंचाइयां हासिल करना किसी को सपना है, लेकिन हकीकत ये है कि आप लोगों से मिलते रहिए, आप हेल्थ कॉन्शियस रहिए, आप अपने दोस्त बनाइए, क्योंकि यदि दोस्त नहीं होगा तो आप अकेले रह जाएंगे। और इस गार्डन में हमें वह तमाम दोस्त मिले जो उम्र के इस पड़ाव में एक दूसरे के परिवार बन गए हैं। हम डॉक्टर से मिले, इंजीनियर से मिले, इनकम टैक्स ऑफिसर से मिले, बैंक ऑफिसर से मिले, एयर होस्टेस से मिले, प्रोफेसर से मिले, हाउसवाइफ से मिले। अब हम ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनको गुजरात की सबसे ज़रूरत है, इंजीनियर से। 2 बरसात में सड़क भी टूटती है, पुल भी चालू होने के पहले टूटता है। हम उसके लिए पुराने इंजीनियर से मिलेंगे। वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर नहीं है। सर, आपका नाम क्या है? सूर्यकांत सोनी। सोनी साहब, आपकी एज क्या, आप गार्डन में कैसे हो, आपका संघर्ष कहानी क्या है? हमारा लास्ट 30 ईयर्स इस गार्डन के लिए मैंने स्पेशल नियरेस्ट ऑफ फ्लैट लिया। मेरा सिटी में भी मकान है और यहाँ हम लोग 5:30 को ऐसे आते थे, अभी 7:30 को आते हैं। 7:30 से हमारा इधर चालू होता है काम। पहले वहाँ एक्सरसाइज करते हैं, 7:20 के बाद 8:20 में इधर आएंगे, तो 7:20 से 8:20 इधर रहते हैं। उसके बाद में
हम स्टेडियम है, स्टेडियम में हमारा जिम है, वहाँ जिम में जाते हैं शाम को। और उसके अलावा हमारी कंपनी है स्पिरॉट करके, बाटली बॉय कंपनी, तो उसमें मैं चीफ इंजीनियर आज की तारीख में हूँ, कंसल्टेंट करके। हमारा अंकलेश्वर में फैक्ट्री है, बॉम्बे में है, भाईखला में और उजना में भी है। जो गर्म पानी का जो वाटर हीटर आता है उसका हमारा काम है। इसके अलावा एयरटेल जो डिश एंटीना आता है उसका नदी के ए बार हो जाए, टोटल काम मेरे पास है, तो उसका लिए भी पूरा स्टाफ पूरा अलग है। ये मेरी बात हुई। अभी मेरा ग्रैंडसन है, वो इधर का है, हीरो है। आप बोर्ड देखेंगे, यस सोनी नाम इधर प्रख्यात है, वो मेरा ग्रैंडसन है, वो मेरे साथ रहता है। अभी अमेरिका गया है शूटिंग के लिए, फिर आएगा। ये गुजराती फिल्म के एक्टर यश सोनी के दादा हैं। वो प्राउड होता है दादा को अपने पोते पे जब वो सक्सेस होता है, और हीरो होना तो कोई भी इंडस्ट्रीज हो अच्छा है। बाटली बॉय कंपनी 80 के दशक की, यानी रिलायंस और अदानी के पहले की गुजरात की बड़ी कंपनियों में से एक थी। जब हम सूरत गए थे तो वहाँ लोगों ने बाटली बॉय से अपनी बहुत सारी जुड़ी हुई कहानियाँ बताई थी। ये उस बाटली बॉय कंपनी के चीफ इंजीनियर हैं, कंसल्टिंग है। तो आप तो हीरो के दादा, हीरो सुपर हीरो हो गए। सुपर हीरो नहीं हुए ना हम लोग इधर। कोई ये जो बैठे नहीं हमारे ब्रांच मैनेजर साहब से बाटली में 30 ईयर्स तक हम लोग ने काम किया है, मगर वो ऐसा नहीं कि मैं ये हूँ, ये किसी की ब्रांच में ईगो नहीं है कि हम हैं, ये नहीं है। इधर आता है सब सरके होते हैं, एक ही साथ में बैठते खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, फिरते हैं और एक्सरसाइज करते हैं। वर्ष में 3 दफ़े हम लोग आउट ऑफ स्टेशन ले जाते हैं। इधर से हरिद्वार जाते हैं, विजय दिखाने जाते हैं, तो वहाँ पार्टी को लेकर जाने का इधर से, और 50% लेस 50% हम लोग इधर एक्सेप्ट करते हैं। 50% जैसे अभी हरिद्वार जा रहे हैं 10 दिन के लिए, तो उसमें 7,500 का बजट था टिकट के साथ में, तो उसमें 5,000 रुपया हम लोग टिकट करते हैं। ये अच्छी बात है कि जो काम संविधान नहीं कर सका वो रिटायरमेंट लाइफ कर दी। यहाँ इक्वलिटी है, यहाँ डाइवर्सिटी है, यहाँ तमाम जो पावर का नशा होता है वो लोग पीछे छोड़ चुके हैं। हम जिसको पाने के लिए भाग रहे हैं वो ये कोसों छोड़ चुके हैं। सर, आपका नाम क्या है, आपकी सक्सेस स्टोरी क्या है? मेरा नाम भरत शाह है। शाह साहब, आपकी कहानी क्या? मेरी कहानी तो बहुत सिंपल है। मैं 64 में इंजीनियरिंग ग्रेजुएट हुआ और बाद में एक अच्छी जो जॉब मैंने की वो बाटली बॉय कंपनी में 25 साल तक मैंने काम किया। एंड आई हैव एंजॉयड। आई हैव वर्क फॉर वेरियस एरिया ऑफ ऑपरेशन, एयर कंडीशनिंग, वेंटिलेशन, जनरेटिंग सेट, मशीन टूल, पावर प्लांट, एंड wherever I have worked, whenever I have worked along with my people, I have enjoyed my life. એટલે મને એનો ખૂબ આનંદ રહ્યો અને આનંદ જ મને સ્ફૂર્તિલું શરીર રાખે છે. આજે 81 વર્ષની ઉંમરે પણ હું સારી રીતે કામ કરી શકું છું. છેલ્લા 25 વર્ષથી મારો પોતાનો ધંધો પણ કરું છું. હવે એમાંથી થોડો ફારક થઈને વધારે ધ્યાન અહીંયા પરિમલ ગાર્ડનમાં આપું છું. इंजीनियरिंग में चैलेंजेस बहुत आए, चेंज बहुत आया। जब आपने 64 में इंजीनियरिंग की होगी, उस समय के जो चैलेंजेस थे, आज के जो चैलेंजेस थे, इंजीनियर उस समय सुपर स्पेशलिस्ट की तरह था, उसकी वैल्यू थी। इंजीनियरिंग डी वैल्यू हुई सोसाइटी में। जो एक इंजीनियर की गुडविल उस दौर में थी, आज तो इंजीनियर की वैल्यू थोड़ी सी कम हो गई है आईटी सेक्टर्स के आने के बाद। आईटी सेक्टर में ज़्यादा है, ये इंजीनियरिंग का ही एक ब्रांच है, लेकिन दैट इज़ ग्रोइंग। बट अदर लाइन्स ऑल्सो आर इक्वली ग्रीन एंड ग्रोइंग। ओनली पॉइंट इज सबको अपनी लाइन के हिसाब से काम करना पड़ेगा। वो लाइन में भी काफ़ी अच्छा सुझाव है, काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस भी हो सकता है, काफ़ी अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन अभी क्या है कि सब लोग को जॉब करनी है, बिजनेस नहीं करना है। तो जॉब करने के लिए आईटी कंपनी में लोग ज़्यादा जाते हैं, लेकिन जो बिज़नेस करना है और बिज़नेस करके जो आगे आते हैं वो इंजीनियरिंग की कोई भी फील्ड में जाओ तो वहाँ अपॉर्चुनिटी है, लेकिन आपको अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि आपके लैब में आ गया, अभी आ गया और कर दिया, ऐसा नहीं है। आपको कोई भी लाइन में जाओ, इवन छोटा सा बिजनेस करते हैं वो भी अपना तरीके से बिजनेस का डेवलपमेंट करना पड़ता है। एंड देन ही इज़ ग्रोइंग, वो काफ़ी अच्छा कमा लेते हैं, समाज में भी स्थान पाते हैं
और अच्छी तरह से कारोबार करते हैं। इंजीनियरिंग की सीट इतनी ज़्यादा हो गई कि जो क्वालिटी थी, जो मेरिट थी, वो ऐसा नहीं, हाँ वो बात सही है कि ज़्यादा सीट हो गई तो अकेले गुजरात में 62,000 से ज़्यादा इंजीनियरिंग की सीटें हैं। साल में 62,000 इंजीनियर निकलेंगे तो वो जाएंगे। लेकिन वही क्या है कि आप बताते हैं ना कि सबको जॉब करना है, वाइट कॉलर जॉब, उसमें तकलीफ है। जिसको छोटा सा काम चालू करने के बाद धीरे धीरे अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है, उनके लिए काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ है। लेकिन सबको क्या है, वाइट कॉलर जॉब चाहिए, सीट पे बैठ के काम करना है, उसको लाख रुपए का पगार चाहिए, वो नहीं हो सकता। वो 5,000 रुपये से चालू करने वाला अच्छी तरह से 15 साल 20 साल में काफ़ी अच्छी तरह से सेटल हो सकता है। लेकिन उसमें उसको मेहनत करनी पड़ेगी, जैसे भी तकलीफ आएगी वो तकलीफ को सामना करना पड़ेगा और उसमें से बाहर निकलना है, रास्ता निकालने का और प्रोग्रेस करना है। ये अपना गौतम अडानी का क्लासिक केस है। वो ही वॉज नॉट इवन इंजीनियर, काफ़ी इंजीनियरिंग बिजनेस, ऑल बिजनेस में वो है अभी, और कैसे आगे बढ़े। तो जहाँ जो भी तकलीफ आती है, जो उसकी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से आप काम करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। ज़रूरत को समझो, उसको विश्लेषण कीजिए कि उसमें रास्ता क्या है, कैसे आगे बढ़ सकते हैं, तो वो आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये नहीं है। डॉक्टर में ज़्यादा लाइन है, लेकिन उसके लिए काफ़ी अच्छी मेहनत करें। उसके बाद भी बिजनेस करना आसान नहीं है। हाँ, वो बहुत कॉस्टली है। हाँ कॉस्टली है वो। मेडिकल प्रोफेशन बहुत कॉस्टली है। अभी तो पढ़ने का भी कॉस्टली हो गया। हाँ, बारिंग 10%, 20%, 80% को तो काफ़ी अच्छा पैसा खुद का लगाना पड़ता है, क्योंकि इजीली एडमिशन मिलता नहीं है और पैसा दे के एडमिशन लेना पड़ता है। तो 4 साल पढ़ने के बाद, 5 साल के पढ़ने के बाद ग्रेजुएट होगा, बाद में मास्टर ग्रेजुएशन करेगा, तो उसमें तो काफ़ी ऐसा पैसा भी लग जाता है। 7-8 साल की मेहनत होती है। उसके बाद जब इस फील्ड में आएंगे तो कमाना सबके लिए इतना अच्छा नहीं है, लेकिन एक प्रवाह हो गया कि भाई मेडिकल में जाओ, तो पेरेंट्स भी आप सबको मेडिकल में भेजने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये बात अलग है, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे धंधे में आगे बढ़ने का काफ़ी गुंजाइश है। ओनली पॉइंट इज कि भाई आपको उसको विश्लेषण करके उसको सभी तरह से कैसे आगे बढ़ना, वो आपका रास्ता निकालना पड़ेगा। आपकी यूनिवर्सिटी कौन सी थी? गुजरात यूनिवर्सिटी। गुजरात? हाँ, मैं गुजरात कॉलेज में पढ़ा अप टू इंटर साइंस, बाद में इंजीनियरिंग कॉलेज में मैं पढ़ा। एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज वो जगह है। एंड दैट टाइम ओनली दैट वाज द बेस्ट कॉलेज। गुजरात कॉलेज वाज द बेस्ट कॉलेज फॉर साइंस एंड आर्ट्स। इंजीनियरिंग कॉलेज वाज बेस्ट कॉलेज फॉर इंजीनियरिंग। बाद में ये सूरत और अपना वल्लभ विजय के कॉलेज हुए, बाकी तो काफ़ी उसके बाद। एलडी इंजीनियरिंग कॉलेज वो कॉलेज है जिसने इंदिरा गांधी की सत्ता बदल दी थी। एक मेस के खाने से शुरू हुआ आंदोलन जेपी बिहार लेके गए थे और पटना मैदान में सिंहासन खाली करो जनता आती है कि जो गूंज हुई, वो बिहार के साथ साथ इंदिरा गांधी की सत्ता बदल दी थी। सर उस कॉलेज के पास आउट है। हाँ वो तो है ही, पर वो टाइम भी जेपी में एजुकेशन के अलावा जो अदर एक्टिविटी थी वो बड़ी पावरफुल थी। अभी धीरे धीरे सब खत्म हो गई। अभी इतना अच्छा चल नहीं रहा है, क्योंकि जो अभी क्या होता है कि जो भी गवर्नमेंट का है ना, वो गवर्नमेंट में ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं होता है। गवर्नमेंट में क्या है कि ऑल आर इक्वल, काम करे या ना करे, इंक्रीमेंट मिले ना, उसको इंक्रीमेंट मिलेगा, काम करे या ना करे। ऐसा नहीं अच्छा काम किया तो उसको अच्छा सारा ज़्यादा इंक्रीमेंट मिलेगा, ऐसा कोई वहाँ है नहीं। सब एक ही तरह से काम किया नहीं किया तो कोई डिफरेंस नहीं है। इसलिए क्या धीरे धीरे उसकी एफिशिएंसी डाउन हो जा रही है सभी जगह। इसलिए तो अपने गवर्नमेंट अभी अपना खुद का कारोबार करना नहीं चाहती है, और कारोबार पब्लिक वाला ही करे। वो ढांचा बनाएंगे और काम प्राइवेट पब्लिक ये नया कैपिटलिज्म का। हाँ तो है ही, क्योंकि बढ़ना है आगे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय से तो नहीं बढ़ सकेगा। बनेगा भारत तो पब्लिक सेक्टर में जो प्राइवेट काम करने वाले हैं आदमी लोग, वही अच्छी तरह से तरक्की कर सकते हैं और भारत को सुख शांति का देश बना सकते हैं। तो आपने देखा ये अनुभव, तमाम तरह के अनुभव, नए अनुभव, जो ओपिनियन आपकी ज़िंदगी में
समाज का कोई तबका ऐसा नहीं बचा जो मुझे इस 20/8 के प्लेटफॉर्म पे नहीं मिल गया हो। डॉक्टर मिले, लॉयर मिले, एडवोकेट मिले, इंजीनियर मिले, बैंक मैनेजर मिले, एयर होस्टेज मिले, इनकम टैक्स कमिश्नर मिले, बिजनेसमैन मिले, चार्टर्ड अकाउंट मिले और सुपर हीरो मिले, क्योंकि इनका जो पोता है वो हीरो है, तो पोता हीरो हो तो दादा सुपर हीरो हो जाता है। तो ज़िंदगी में ना ईगो नहीं पालिए, खुश रहिए, नए दोस्त बनाइए। और टीनेज और ओल्ड एज, ये दो ऐसे एज ग्रुप है जब आपके दोस्त आपकी दिशा तय करते हैं, आपके हालात तय करते हैं। अच्छे दोस्त बनाइए, गार्डन आइए, घूमिए, क्लबिंग कीजिए, गैदरिंग कीजिए, हंसिए और फिट रहिए। लोक संवाद के नए एपिसोड में नई जगह नए लोगों के साथ वापस मिलेंगे। तब तक के लिए अलविदा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स बॉक्स पे जरूर बताइएगा। मैं अजीत, कैमरा पर्सन धनेश के साथ NGN के लिए नमस्कार।